हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कक्षा 10वीं के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे आशा है कि आप जितना भी कुछ पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कर रहे होंगे और आगे आप जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है, लिखा है VCRP-YQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम अलग अलग वीडियो में हर साल के अलग अलग प्रश्नों को लेंगे, उन पर विचार करेंगे, उनके उत्तर देखेंगे क्या हैं और उस एक प्रश्न से हम कितने प्रश्न बना सकते हैं इस बात को देखेंगे। ठीक है, अब इतना आप समझ लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी भी परीक्षा के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार गूगल से प्रीवियस ईयर कक्षा 10 के सोशल साइंस के पेपर निकाल लीजिए और आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं पिछले सालों में। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो क्यों ना हम पिछले 20 साल के पेपरों का अध्ययन कर लें कि कौन कौन से पिछले 20 सालों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो जिससे क्या हो सकता है कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में सोशल साइंस के पेपर में बहुत ज़्यादा प्रश्न फंस सकते हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो देरी न करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। तो प्रश्न यह है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें जो महात्मा गांधी ने आंदोलन नहीं चलाया था। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि खिलाफत आंदोलन जो है वह महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। तो अब सबसे बड़ी बात है, सर ये खिलाफत आंदोलन चलाया किसने था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे असहयोग आंदोलन को। बेटा इस बात को याद रख लो, जो असहयोग आंदोलन है यह 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। यह महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था और इसको चलाने के बाद इसे बंद करना पड़ा हमें फरवरी 1922 में। इस आंदोलन को बंद करने का सबसे बड़ा कारण था सन 1922 में, क्योंकि गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चोरी चौरा। यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों ने लगभग 20 से 22 अंग्रेज़ों को एक चौकी में जिंदा जला दिया था। और आपको पता है महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे और उन्हें यह हिंसा पसंद नहीं आई, जिसके चलते हुए जो घटना हुई थी चोरा चोरी कांड की, यह 4 फरवरी 1922 को हुई थी। यह महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और सन 1922 में ही इन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए एग्ज़ाम में कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, तो 1 अगस्त सन 1920 को प्रारंभ किया गया। और कब बंद किया गया? फरवरी 1922 में बंद किया गया। अगर यह पूछ लिया जाए कि असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था, तो असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण गोरखपुर में चोरा चोरी जगह थी, अर्थात चोरा चोरी कांड का था। अब चोरा चोरी क्या कांड है? मैंने बताया हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने लगभग 20 से 22 अंग्रेज़ों को एक चौकी में जिंदा जला दिया था, जिससे महात्मा गांधी बहुत नाराज हो गए और उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। और इस असहयोग आंदोलन में यह कहा गया था कि देखो, जो भी हमारे भारत देश के बच्चे हैं वह अंग्रेज़ों की स्कूल जाना छोड़ दें। ठीक है, जो वकील हैं वह न्यायालय जाना छोड़ दें, और बहुत सारी बातें करी थी उन्होंने। तो हम इतना सारा डिटेल में तो नहीं देख सकते, पर हाँ इतना बता सकते हैं 1 अगस्त 1922 को असहयोग आंदोलन चालू हुआ, फरवरी 1922 को ख़त्म हो गया। इसका मुख्य कारण गोरखपुर में जो चोरा चोरी कांड की घटना घटी थी 4 फरवरी 1922 को, उससे आहत होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। ओके, अब इसके बाद में हम देखेंगे
सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या देखना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया। कब किया गया ये? 12 मार्च सन 1930 को ये प्रारंभ किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू किया गया, तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी 78 समर्थकों के साथ, कितने समर्थकों के साथ? 78। महात्मा गांधी जी 78 समर्थकों के साथ पैदल साबरमती आश्रम से डांडी तक चले थे। कहाँ से चले थे? साबरमती आश्रम से दांडी तक। समझ गए बात को? तो ये सन 1930 में चला था। इस आंदोलन के ही महात्मा गांधी जी ने इरविस को बता दिया था कि हम नमक कानून तोड़ेंगे। क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होने से पहले ही महात्मा गांधी जी ने बता दिया था। किसको? इरविन को, कि देख लो भाई साहब, हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं और इसमें हम नमक का कानून तोड़ेंगे। हम इसमें क्या करेंगे? नमक का कानून तोड़ेंगे। नमक का कानून तोड़ेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन सा कानून तोड़ा गया? नमक का कानून। ठीक है। कितने समर्थकों के साथ पैदल मार्च किया? 78 समर्थकों के साथ। कब? 12 मार्च सन 1930 को। ओके। इसके बाद में चंपारण को देखेंगे। ये भी महात्मा गांधी जी ने ही किया था। चंपारण सन 1917 में चालू हुआ था ये। यह प्रारंभ कब हुआ? यह प्रारंभ हुआ सन 1917 में। अब आप देखो, ये वाला तो सन 1922 में हुआ था। ठीक है। और ये सन 1930 में हुआ है। अब देखो 1920 से पहले ये हुआ था 1917 में। और याद रख लो इस बात को कि महात्मा गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। तो जो चंपारण का आंदोलन है, यह महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह था। कैसा था? पहला सत्याग्रह। ठीक है। तो सन 1917 में इसको चलाया गया था। ये किसानों के हक में चलाया था, क्योंकि किसान अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, जिसके कारण उन्होंने चंपारण में ये आंदोलन चलाया था, जिसका नाम पड़ा चंपारण आंदोलन सन 1917 में। और ये महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ओके। अब हम देखेंगे कि ये जो खिलाफत आंदोलन है, यह खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था। ठीक है। तो जो खिलाफत आंदोलन है, यह बेसिकली एक मुसलमान आंदोलन था। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बात की गई थी। इसमें किसकी बात की गई थी? हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में। किसके बारे में बात की गई? हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में। अच्छा, यह आंदोलन चलाया किसने था? यह आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने चलाया था। यह आंदोलन किसने चलाया था? मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली। इन दो लोगों ने इस आंदोलन को चलाया था। तो ये भी असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, चंपारण चलाया, परंतु आपका खिलाफत आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था। ओके। अगला क्वेश्चन है तीसरा, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक हमारे कौन है? ज्योतिबा फूले साहब हैं। कौन है? ज्योतिबा फूले साहब। तो इस बात को याद रख लो कि गुलामगिरी जो रचना है, ये जो गुलामगिरी आपकी जो पुस्तक है, उसके लेखक आपके
ज्योतिबा फूले साहब हैं। ज्योतिबा फूले साहब महाराष्ट्र के हैं बेसिकली, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। और इस बात को याद रख लो, इन्होंने जो है ये जो ऊंच नीच की प्रथा थी इसके लिए काफ़ी लड़ाई की। और इन्होंने ये जो रचना आपको दिख रही है गुलामगिरी, ये सन 1873, कब? 1873 में लिखी थी। और इन्होंने एक बात याद रख लेना, आपसे हो सकता है पूछा जाए कि महात्मा ज्योतिबा फूले साहब ने किस समाज की स्थापना की थी, तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किसने? हमारे ज्योतिबा फूले साहब। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी भी इनकी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका भी काफ़ी नाम आता है, सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले, पता है आपको, जब इनसे विवाह हुआ था ज्योतिबा फूले साहब से, तब ये इतना पढ़ी लिखी नहीं थी। ज्योतिबा, कहा जाता है कि ज्योतिबा फूले साहब ने ही सावित्रीबाई फूले को घर पे पढ़ाया। फिर उनसे कहा कि देखो, मैं विद्यालय नहीं खोल सकता बच्चियों को पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने प्रेरित किया, क्यों ना तुम जो पिछड़े समाज की जो लड़कियां हैं उनको तुम शिक्षा ग्रहण करो, उनको तुम शिक्षा दो, है ना। तो उन्होंने पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। फिर उन्होंने एक स्कूल खोला और उस स्कूल में जो गरीब लोग थे, जो पिछड़े थे, जो दलित थे, उन बच्चियों को भर्ती किया, अर्थात उन बच्चियों का एडमिशन किया और उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी। इस वजह से जो सावित्रीबाई फूले हैं वह भारत की प्रथम महिला अध्यापक कहलाती हैं, अर्थात वो भारत की प्रथम अध्यापिका हैं। कौन है? सावित्रीबाई फूले, भारत की प्रथम अध्यापिका। ठीक है, ये जानकारी थी किसके बारे में? ज्योतिबा फूले साहब के बारे में। तो जितना भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आप इन सब को नोट करते चलो। जितना मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चनों में बताया है आपको, आप सब नोट करोगे। ध्यान से सुनो, पहले आप ध्यान से सुनते रहो कि मैं क्या बता क्या रहा हूँ आपको, और उसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। और फिर उसके बाद में आप अपने एक रजिस्टर पर इन सब को नोट करो। आप यकीन मानो, इनमें से कुछ भी पूछा जाएगा आपको याद आ जाएगा कि इसका ये उत्तर है। ये पढ़ने का सही तरीका है, आप पहले पूरा वीडियो को देखो, उसका हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहो जब मैं उसको पूरा डिटेल में समझा दूं। फिर सारे क्वेश्चनों को लो और उन्हें नोट डाउन करो। सबसे बेहतर तरीका है ये पढ़ने का। ओके। 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? अगर आप हमें बता सकते हैं तो प्लीज़ आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर जो अगला वीडियो लाऊंगा उस वीडियो में इस प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल दूंगा, और जिसने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया होगा कमेंट बॉक्स में सही, मैं उसका नाम भी बोलूँगा और मैं उसका कमेंट भी दिखाऊंगा कि उसने क्या उत्तर दिया था इसका। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई? तो देखो, ये फेमस है IMF। इसकी स्थापना सन 1900, ये मतभेद रहता है 1945 या 1944। जब चूंकि ये 1944 जो लिखा हुआ है, ये आपके पिछले साल की प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो मैं 1944 ही इसको मान के चलता हूँ, पर कई किताबों में 1945 भी लिखा हुआ है, उसकी कोई समस्या वाली बात है नहीं। पर IMF ये USA में हुआ था। कहाँ हुआ था? USA में। कहाँ? USA में। तो इसका हमारा उत्तर बी है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब IMF का हो सकता है फुल फॉर्म आपसे पूछे ना पूछे, पर आप IMF का फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिए। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी
ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस IMF का फुल फॉर्म होता है। USA में इसकी स्थापना की गई थी सन 1944 या 1945 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो देखो, श्रीलंका में तमिल और मुस्लिम, मैं कह सकता हूँ कि मुस्लिमों के बारे में तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो है तमिल ही आपके अल्पसंख्यक रहेंगे। कौन रहेंगे? तमिल। तो आपके छठे क्वेश्चन का उत्तर होगा ए, है ना। छठे क्वेश्चन का उत्तर ए, तमिल। अब बात आती है कि ये जो सिंहली है ये कितने प्रतिशत जनजाति है आपकी, कहाँ? श्रीलंका में। ठीक है, हो सकता है पूछ ले तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं। ये 74.9 लगभग 78% रहते हैं श्रीलंका में जो है इस धर्म के लोग, सिंघली। ठीक है। अब ये हुआ क्या था, आपको मैं बता दूं, आपने पढ़ा होगा कि ये जो सिंघली और तमिल हैं, इनके बीच में 23 जुलाई 1983 को युद्ध हुआ था। इसे गृह युद्ध कहते हैं। इनके बीच में एक गृह युद्ध हुआ था। यह गृह युद्ध हुआ था कब? 23 जुलाई सन 1983 को। 23 जुलाई सन 1983 को गृह युद्ध हुआ था। किसके इसके बीच में? सिंघली वर्सेस तमिलों के बीच में। ठीक है, ये इनका गृह युद्ध है, इसको भी याद रख लेना आप। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था क्यों है? ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था क्यों है? प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, संविधान लचीला है, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। अर्थात यहाँ किसी एक व्यक्ति के पास शक्ति नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को सारी की सारी शक्तियाँ दे दी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारे भारत देश में किसी एक व्यक्ति के पास सारी की सारी शक्तियाँ नहीं हैं। हर किसी के पास अपनी अलग अलग शक्तियाँ हैं। कांस्टेबल के पास अलग शक्ति है, SI के पास अलग शक्ति है, CO के पास अलग शक्ति है, प्रधानमंत्री के पास अलग शक्ति है, राष्ट्रपति के पास अलग शक्ति है। कांस्टेबल के लिए एक सीमित शक्ति है, SI के लिए भी है, प्रधानमंत्री के लिए। ऐसे में आप कितने भी उदाहरण ले लो, सभी के पास सीमित शक्तियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो दिल्ली, क्योंकि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है ये? केंद्र शासित प्रदेश है। संघ का मतलब होता है राज्य। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर के बारे में कुछ समझते हैं। मणिपुर की जो राजधानी है, आप बता सकते हैं, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। पर यहाँ के CM कौन है? तो आप याद रखना, मणिपुर के CM एन वीरेन सिंह हैं। एन वीरेन सिंह। और ये किस पार्टी से हैं? इनकी जो पार्टी है वह BJP पार्टी है। कौन सी है? इनकी जो पार्टी है वह कौन सी है? BJP, भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद में आप आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो ये हिमाचल प्रदेश में समर की राजधानी अलग है। हिमाचल प्रदेश में जो समर की राजधानी है वो है शिमला। और हिमाचल प्रदेश में जो विंटर की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश में विंटर की राजधानी धर्मशाला है। धर्मशाला। यहाँ के CM कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। और ये किसके हैं? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये कांग्रेस पार्टी के हैं। किस पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के। आप याद रखना, INC का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। कि कब हुई थी? सन 1885 में। किसने की थी? AO
ह्यूम ने। तो याद रखना, जो कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी और एक अंग्रेज था जिसका नाम था A.O. ह्यूम, उस व्यक्ति ने इस पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद में आते हैं दिल्ली, यह भारत देश की राजधानी है। अब दिल्ली की जो सीएम है वह आम आदमी पार्टी की है, क्या नाम है, आतिशी मार्लेना। इनकी पार्टी कौन सी है, इनकी पार्टी जो है वह आप आदमी पार्टी है। कौन सी है, आप आदमी पार्टी, ठीक है, आप पार्टी है, ये इसका फुल फॉर्म है आम आदमी पार्टी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं त्रिपुरा की। किसकी, त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की आप राजधानी बता सकते हैं मुझे। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या है, अगरतला। यहाँ की सीएम बता सकते हैं, त्रिपुरा की सीएम कौन है। तो त्रिपुरा की सीएम है मानिक शाह। कौन है, मानिक शाह, और ये भी बीजेपी पार्टी से हैं। ओके, ये इसके बारे में, ये इस प्रश्न में इतनी जानकारी थी, आप सब नोट डाउन कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो आप देखो, लोकतंत्र में जनमत तो होता ही है, राजनीतिक दल भी होते हैं, उत्तरदायी शासन भी होते हैं, परंतु बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता। बहुसंख्यक क्या होते हैं, उस राष्ट्र में रहने वाले अधिकांश किस धर्म के लोग हैं उसे बहुसंख्यक कहते हैं। जैसे भारत में हिंदू धर्म है, तो क्या भारत में सिर्फ हिंदुओं की सरकार है, नहीं। क्या भारत में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, क्या भारत में कोई मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई दोहराव वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ बहुसंख्यकों का शासन नहीं हो सकता, यह लोकतंत्र का एक हिस्सा नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो ऑप्शन लिखे हैं इसमें से आप हमें धात्विक खनिज बता दो, ठीक है, कौन सा खनिज धात्विक, ठीक है। तो देखते हैं धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं और अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आप धात्विक खनिजों के बारे में देख सकते हैं। धात्विक खनिज, कैसे खनिज, धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, जैसे हो गया आपका धात्विक खनिज में लौह अयस्क हो गया, ठीक है, लौह अयस्क हो गया, ये धात्विक खनिज में आता है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर हम कह सकते हैं बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट हो गया। नंबर 3 पर हम कह सकते हैं तांबा हो गया। नंबर 4 पर हम कह सकते हैं चांदी हो गया। ये सब के सब धात्विक हैं। कैसे हैं, धात्विक। मैग्नीशियम, मैग्नीज भी कह सकते हैं, मैग्नीज, ठीक है। लेकिन अधात्विक क्या होते हैं, अधात्विक, अधात्विक, अधात्विक में आता है जैसे लोहा, कोयला, माफ़ करें, कोयला आता है। क्या आता है, कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया और अभ्रक हो गया। चूना पत्थर और अभ्रक जो आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं ना, ये 3, ये अधात्विक हैं, माफ़ करें, ये सब अधात्विक हैं, परंतु लौह अयस्क धात्विक है। समझ गए बात को, लौह अयस्क कैसा है, धात्विक है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर पूछ रहा था धात्विक कौन सा है, तो धात्विक है लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी बहुत अच्छी होती है, तो काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है। कौन सी होती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की पैदावारी बहुत अच्छी होती है। यदि किसी क्षेत्र में काली मिट्टी बहुत अच्छी है तो आप वहाँ पर कपास की पैदावारी अच्छी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग से कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहे हैं कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग किससे कर सकते हैं, तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, एल्यूमिनियम। किससे हो सकता है, एल्यूमिनियम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसी को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं।
अच्छा, मतलब ये इसका यहाँ होना चाहिए था किसको, है ना, यहाँ होना चाहिए था किसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, क्या निम्नलिखित में से किसको सेवा सेवा क्षेत्र कहते हैं, किसको किसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब पूरा ध्यान से सुनना, इसमें ना मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं। 4 क्षेत्र की जगह मैं ये कह सकता हूँ कि 5 क्षेत्र भी हो सकते हैं। ठीक है, 5 क्षेत्र कैसे होंगे, तो मैं पहले आपको 4 क्षेत्र बताऊंगा कि वो 4 क्षेत्र कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्रथम क्षेत्रक, या जिसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आता है बेटा। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि, आपके देश में कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आती है। खनन, और जो दूध डेयरी होती है, दूध डेयरी, यह दूध डेयरी भी प्राथमिक क्षेत्र का ही हिस्सा है। नंबर 2 पर, नंबर 2 पर हम कहेंगे द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, या द्वितीयक क्षेत्रक कह दो, आप क्षेत्र कह दो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में द्वितीयक क्षेत्र में आप देखोगे, द्वितीयक क्षेत्र में जैसे कच्चे माल, जो भी कच्चा माल है, और उद्योग हैं, जो भी उद्योग हैं, जो भी, ठीक है, औद्योगिक, जो भी कारखाने हैं। अच्छा, कारखानों में क्या होगा कि 2 प्रकार के लोग होंगे, एक तो कुशल लोग होंगे, कुशल मजदूर होंगे, और एक अकुशल मजदूर होंगे। ठीक है, समझना बात को ध्यान से, एक अकुशल मजदूर होंगे। अब कुशल मजदूर क्या करेंगे, अब भैया कुशल मजदूर किसी भी उद्योग में, कच्चे माल या किसी भी कारखानों में कुशल मजदूर वो होंगे जो योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे लोगों की जॉब को कहते हैं वाइट कॉलर जॉब। क्या कहते हैं, वाइट कॉलर जॉब। परंतु जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो अकुशल मजदूर के अंतर्गत आते हैं, और उन्हें ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। वो जॉब कौन सी कहलाती है, ब्लू कॉलर जॉब। समझ रहे हो बात को। तो याद रखना, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं, औद्योगिक कच्चा माल आता है, ठीक है, और उसमें भी 2 प्रकार के मजदूर होते हैं, एक तो वाइट कॉलर और एक ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर कैसे होंगे, अकुशल लोग होंगे, तथा वाइट कॉलर कुशल मजदूर होंगे। इन सारी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से सुनते रहो और उसके बाद में अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तीसरे क्षेत्र में कौन आएंगे, तृतीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्रक में। बेटा जो तृतीय क्षेत्रक होगा उसमें बैंकिंग, कौन लोग आ जाएंगे, जो बैंकिंग, बैंकिंग, ठीक है। और 1 मिनट रुकना थोड़ा, बैंकिंग के बाद जैसे बीमा हो गया, बीमा के बाद संचार हो गया, व्यापार हो गया, ये सारे के सारे मैं कह सकता हूँ कि जिसमें भी आप नौकरी करें, जिसमें भी आप क्या करें, नौकरी, अर्थात आप सेवा दें। आप बैंकिंग में क्या करोगे, आप गवर्नमेंट को सेवा ही तो दोगे, बीमा में क्या करोगे, सेवा दोगे, संचार में सेवा दोगे, तो नौकरी में आप क्या दोगे, ये सब सेवा दोगे। तो इसे कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो यही तो हमारा प्रश्न पूछ रहा था कि किस क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहते हैं, तो हम बहुत अच्छे से उत्तर दे सकते हैं इसका कि भाई सर तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो मुख्यतः क्षेत्र कितने क्षेत्रक होते हैं, 4 क्षेत्रक होते हैं। चतुर्थ क्षेत्रक में क्या आएंगे, चतुर्थ क्षेत्रक में, किस क्षेत्रक में, चतुर्थ क्षेत्रक में। तो चतुर्थ क्षेत्रक में जैसे हमने देखा, चतुर्थ क्षेत्रक में आपका सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, मीडिया हो गया, क्या हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया, मीडिया है, और आपका
ये अनुसंधान संचार है, ये सब हो गए, ये चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। एक और क्षेत्र होता है जिसे पंचम क्षेत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पंचम क्षेत्रक। आपने पढ़ा नहीं होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा। इस पंचम क्षेत्रक में कौन से लोग आते हैं? जैसे जो देश में राष्ट्र के लिए नीतियां बनाते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, कौन हो गया? प्रधानमंत्री, या कोई भी विधायिका जो कानून बना सकती है देश के हित के लिए, ऐसे लोगों को गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। गोल्ड कॉलर जॉब क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को गोल्ड कॉलर जॉब। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है आप अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र तथा खनिज क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है ना? तो प्रश्न नंबर 14वां, तो स्वामित्व के आधार पर इसका उत्तर होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। ओके, अगला क्वेश्चन, एजेंडा 21 का संबंध किससे है ना? तो सतत पोषणीय विकास से है। किससे है? सतत पोषणीय विकास से। देखिए, जिस प्रश्न में मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा जानकारी दे सकता हूँ, उस प्रश्न में मैं आपको ज़्यादा जानकारी दूंगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सतत पोषणीय विकास से। उपभोक्ता अधिनियम यानी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब आया? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम सन 1986 में आया। कब आया? सन 1986 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो भैया जैव संसाधन मत्स्य पालन का है, और आपको पता है मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में ही आती है। ये जो मत्स्य पालन लिखा हुआ है, यह प्राथमिक क्षेत्र का ही तो हिस्सा है। किस क्षेत्र का हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो मत्स्य पालन जो है वह प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। किस क्षेत्र का? प्राथमिक क्षेत्रक। अगला, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो ये जो मानव विकास सूचकांक है, ये श्रीलंका का सर्वोच्च है। किसका है? श्रीलंका का। मानव विकास श्रीलंका का। ओके, आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल की राजधानी बता सकते हैं? तो आप श्रीलंका की राजधानी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इनकी आप राजधानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, है ना? अगर नहीं आती हैं तो आप कहीं से पता करें, जिससे आपकी नॉलेज में कुछ तो इजाफा हो। यहाँ की आप हमें जो है कैपिटल बताएंगे। क्या बताएंगे? कैपिटल। और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। किसमें? कमेंट बॉक्स में, यहाँ की राजधानी। अगर आप चाहो तो मुद्रा भी लिख सकते हो, यहाँ की मुद्रा कौन सी है। पर अगर मुद्रा लिखना नहीं चाहते तो नो प्रॉब्लम, पर यहाँ की आप राजधानी जरूर लिखें। ओके, अगला क्वेश्चन है, आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो बहुत फेमस है आनंदमठ। आनंदमठ उपन्यास के लेखक जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी साहब हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी साहब। आनंद मठ के बारे में आप कुछ देख लेते हैं। आनंद मठ जो है की स्थापना किसने करी? आनंद मठ की स्थापना बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने करी। आनंद मठ 1882 में लिखी गई ये पुस्तक है। कब लिखी गई पुस्तक है? 1882 में। इस बात को याद रखना। किसके द्वारा लिखी? हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1884 में यहाँ से राष्ट्रगीत लिया गया। क्या लिया गया? राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये जो आप वंदे मातरम देख रहे हो, है ना, वो किससे लिया गया है? वह जो है आपके आनंद मठ से लिया गया है। जो किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, पेरियार रामास्वामी नायक कौन थे? तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, या आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यह समाज सुधारक थे। कौन थे ये? समाज सुधारक थे। पेरियार साहब ने बहुत अच्छा काम किया है दक्षिण भारत में। ये दक्षिण भारत के एक व्यक्ति थे। इन्हें द्रविड़ आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? द्रविड़ आंदोलन का जनक।
आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। किसको? पेरियार साहब को। ठीक है, ये सामाजिक व्यक्ति थे। पेरियार, जो पेरियार लिखा है, पेरियार का तमिल में जो अर्थ होता है, तमिल में अर्थ किसका? पेरियार का, वो होता है सामाजिक व्यक्ति। क्या होता है? उस सामाजिक व्यक्ति। सामाजिक व्यक्ति। ओके, तो ये पेरियार का अर्थ होता है तमिल में। ये एक इन्होंने भी पिछड़े लोगों को आगे लाने के बहुत प्रयास किए, जिसमें वो सफल भी रहे। इस वजह से वो बहुत फेमस भी रहे, पेरियार रामास्वामी। अगर आप पेरियार को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप पेरियार साहब के बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो एक महान राजनेता रहे हैं। क्योंकि ये राजनेता भी थे, साथ में समाज सुधारक भी थे, है ना। तो ये हमारे 20 प्रश्न थे प्रीवियस ईयर के। ऐसे ही मैं हर वीडियो में आपके 20-20 प्रश्न लाऊंगा, और जिस तरीके से आज मैंने हर एक प्रश्न से कम बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं, ऐसे ही मैं आपको हर वीडियो में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप, है ना, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। धन्यवाद।